हेलो फ्रेंड्स। और क्या आप जानते हैं कि क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ का जेंडर स्पर्म नहीं बल्कि टेम्परेचर डिसाइड करता है? या फिर फिल्मों में सीजीआई या वीएफएक्स का कितना बड़ा रोल होता है? और फिर क्या आप जानते हैं कि एक एडवोकेट और एक लॉयर में क्या अंतर होता है? साथ ही एस्ट्रोनॉट की पीले और सफ़ेद स्पेससूट में क्या फ़र्क होता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इसलिए आज हम इस वीडियो में आए हैं आपके दिमाग के बंद दरवाजे खोलकर आपको इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से रूबरू कराने। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट से भरा ये सफर। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ का जेंडर उसके पैदा होने के पहले का तापमान यानी टेम्परेचर डिसाइड करता है? जी हाँ दोस्तों, आप अगर बायोलॉजी को थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि किसी भी जीव का लिंग मेल पार्टनर की स्पर्म पर निर्भर होता है। लेकिन मगरमच्छ जैसे रेप्टाइल्स के मामले में ये बायोलॉजी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि मगरमच्छ के अंडों में पल रहे उसके बच्चों का लिंग उस वक्त का टेम्परेचर डिसाइड करता है। साइंटिस्ट का कहना है अगर उस वक्त का टेम्परेचर 33 डिग्री से ज़्यादा हो तो मोस्टली मेल क्रोकोडाइल, और अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से कम हो तो ज़्यादातर फीमेल क्रोकोडाइल पैदा होते हैं। वियर्ड, राइट? फैक्ट नंबर 9। ये फैक्ट जुड़ा है इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से। दोस्तों, आपने मुंबई के भिंडी बाज़ार का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस एरिया का नाम भिंडी बाज़ार क्यों पड़ा? पहले ही आपको बता दूं कि इस भिंडी बाज़ार का भिंडी की सब्ज़ी से कोई कनेक्शन नहीं है। भिंडी बाज़ार ये साउथ मुंबई का सबसे पुराना बाज़ार है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से अस्तित्व में है, मगर नाम के हिसाब से भिंडी या भिंडी की सब्ज़ी से इसका कोई लेना देना नहीं है। असलियत में पुराने ज़माने में अंग्रेज़ इस एरिया को बिहाइंड द बाज़ार के नाम से जानते थे, मगर वही नाम मुंबई के लोगों के देसी ज़बान में भिंडी बाज़ार बनकर रह गया। है ना इंटरेस्टिंग? फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आजकल टीवी चैनल्स की टीआरपी को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है, मगर क्या आप जानते हैं कि ये टीआरपी क्या होती है और इसे कैसे निकाला जाता है? तो आपको बता दूं कि टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। इससे ये निर्धारित किया जाता है कि भारत में किस चैनल या फिर किस प्रोग्राम को लोग ज़्यादा देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे भारत में कुल 44,000 रैंडमली सिलेक्टेड ऐसे घर हैं जिनके सेट टॉप बॉक्स में ये बैरोमीटर, जिसे पीपल्स मीटर भी कहा जाता है, इन्हें लगवाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन घर के मालिकों को इसके बारे में ज़रा भी खबर नहीं है। ये मीटर्स हर एक चैनल या फिर प्रोग्राम की व्यूअरशिप को काउंट करते हैं, जिससे एक रॉ डाटा बनाकर हर एक चैनल या फिर प्रोग्राम की टीआरपी निर्धारित की जाती है। कुछ समझे दोस्तों? अगर इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ अलग नॉलेज मिली हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बढ़ते हैं अगली फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप एक एडवोकेट और एक लॉयर के बीच फ़र्क जानते हैं, या फिर आप भी कई लोगों की तरह इन्हें एक ही समझते हैं? तो आपको बता दूं कि एक लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है या फिर वो लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है। इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ कानूनी मामलों में सलाह देकर मदद करना, मगर वो किसी भी कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। मगर जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास होकर खुद को रजिस्टर कराता है तब वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है, तब वो एडवोकेट कहलाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि एक लॉयर आपको कानूनी सलाह दे सकता है, मगर कोर्ट में केस लड़ने के लिए आपको एडवोकेट की ज़रूरत होती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च तो ज़रूर खाई होगी, मगर क्या आप जानते हैं कि इस शिमला मिर्च में मेल कैप्सिकम और फीमेल कैप्सिकम कौन होता है? नहीं ना, मैं बताता हूँ। जिस शिमला मिर्च के ऊपर 4 सर होते हैं वो फीमेल कैप्सिकम होता है, और वही जिस शिमला मिर्च के ऊपर 3 सर होते हैं वो मेल कैप्सिकम होता है। है ना इंटरेस्टिंग? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने एटीएम रूम्स में एसी लगे हुए तो ज़रूर देखे होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि एटीएम रूम्स में ये एसी किस लिए लगवाए जाते हैं? जी नहीं दोस्तों, ये कस्टमर या फिर उसके अंदर बैठे गार्ड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगाए जाते। ये एसी एटीएम रूम्स में बिठाए गए मशीनों के लिए लगवाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिक करंट और डेटा ट्रांसमिशन की वजह से उनमें गर्मी पैदा होती है, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक ठीक से काम करना भी बंद कर सकते हैं।
जिसके चलते मशीन्स में पैदा हुई गर्मी को बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है। एटीएम मशीन्स सर्वर से जुड़े होते हैं, जिससे डेटा ट्रांसमिशन की प्रोसेस कंटिन्यूसली शुरू होती है और इससे इसके अंदर के पार्ट्स भी गर्म होते रहते हैं। इन्हें और गर्म होने से रोकने के लिए, साथ ही एटीएम रूम्स में शॉर्ट सर्किट की संभावना को कम करने के लिए एटीएम रूम्स में एसी लगे होते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, फिल्मों को रियलिस्टिक बनाने में CGI या फिर VFX तकनीक का बहुत बड़ा रोल होता है। इसे हम वक्त के साथ साथ बदल रहे एडवांस टेक्निक के ज़रिए समझते जा रहे हैं, मगर ये CGI या फिर VFX तकनीक का फिल्मों पर कितना असर पड़ता है, इसे आप बस इस इमेज के ज़रिए ही समझ सकते हैं, जिसमें एक तरफ है रॉ फुटेज और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजनरी, जिसके ज़रिए फिल्मी दुनिया हमें बहुत ही जादुई लगती है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने म्यूज़िक ना सुना हो, मगर क्या आप जानते हो कि म्यूज़िक को सुनने के बाद हम इतना अमेजिंग क्यों फील करते हैं? तो आपको बता दूं दोस्तों कि साइंटिस्ट ने ऐसा देखा है कि जब हम म्यूज़िक को सुनते हैं तब हमारे ब्रेन के लगभग सभी पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसके लिए आप साइंस नॉर्ड्री का ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है हाउ डिफरेंट म्यूजिकल फीचर्स एक्टिवेट इमोशनल मोटर एंड क्रिएटिव एरियाज ऑफ द ब्रेन। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, जब भी आप वर्टिकल स्विंग इस झूले पर घूमते हो तब आपकी स्पीड होती है तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सिचुएशन में आप बाहर खींचने वाली फोर्स को महसूस करते हो और स्पीड जितनी ज़्यादा होगी बाहर खींचने का फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। पर कभी आपने ये सोचा है कि हमारी पृथ्वी जो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है, तब हमें ये बाहर खींचने वाली फोर्स क्यों फील नहीं होती? तो आपको बता दूं, दरअसल होता यह है कि जब हम इस झूले पर घूमते हैं तब हमें एयर रेजिस्टेंस यानी हवा के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। पर जब हमारी पृथ्वी घूमती है तब उस पर मौजूदा हवा, पानी, बादल और पूरा वातावरण पृथ्वी के साथ घूमता है, जिससे हमें किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी बात, पृथ्वी पर मौजूदा ग्रेविटी हमें ज़मीन पर पकड़े रखती है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1 बताने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि एस्ट्रोनॉट्स हमेशा पीला या फिर सफ़ेद इन 2 कलर के स्पेस सूट को पहनते हैं। स्पेसक्राफ्ट के लॉन्चिंग या लैंडिंग के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ऑरेंज या येलो रंग का स्पेस सूट पहनते हैं। वही जब कभी एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में रहते हैं तो वो सफ़ेद रंग के सूट का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें ऑरेंज कलर के सूट की, तो आसमान में टेक ऑफ और साथ ही ज़मीन पर लैंडिंग के दौरान इसे पहना जाता है। आपको बता दूं कि ऑरेंज एक ऐसा कलर है जो किसी भी कलर के बैकग्राउंड में आसानी से दिख जाता है। अगर टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान ऐसी सिचुएशन हो कि पैराशूट से जंप करनी है या फिर समंदर में कूदना है, तो ऑरेंज कलर का सूट उन्हें स्पॉट करने में मदद करता है और इसी वजह से ऑरेंज सूट का इस्तेमाल होता है। और वही जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में स्पेस शटल या फिर स्पेस स्टेशन के बाहर आकर कोई भी काम करते हैं तब वो सफ़ेद रंग का सूट पहनते हैं। इसके पीछे का एक मुख्य कारण है कि सफ़ेद रंग सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है और आसमान के काले रंग में सफ़ेद सूट एकदम साफ दिखाई देता है और स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट को बाहर काम कर रहे स्पेस वॉकर्स पर ध्यान रखना आसान हो जाता है। दोस्तों, आपका इन सभी फैक्ट्स के बारे में क्या कहना है, इसे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही कोई शिकायत या फिर फीडबैक हो तो भी ज़रूर समझाना। फिलहाल इस फैक्ट से भरी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। साथ ही वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।